हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। स्वागत है आपको मेरे यूट्यूब चैनल लर्न विद कमलेश गुप्ता। आइए, मैं बहुत बेसिक टॉपिक पे आज एक वीडियो बनाने जा रहा हूँ और संभवतः आपके बहुत ही हितकारी होगा, लाभदायक होगा। अभी जो वैकेंसी आई है यूपी पुलिस की, यूपी पुलिस 2023-24 जैसा कि मैंने लिखा है, इसके विषय में डिटेल आपको बताने जा रहा हूँ और उसके साथ इसका सिलेबस क्या होगा और किस तरह से आप करेंगे तो अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं, इसके विषय में डिटेल जानकारी आपको देने जा रहा हूँ। देखिए, अभी आई यूपी पुलिस की वैकेंसी 2023-24 में, जिसमें टोटल पद हैं 60,244। 60,244 टोटल पद हैं। इसमें से आप, मैं बताऊं, आपका जो नोटिफिकेशन का डेट आया वो 23/12/2023 को आया है और फॉर्म जब अप्लाई होना चालू हो गया तो आप देखते हैं कि 27/12/2023 से फॉर्म फिलअप हो रहा है और अंतिम डेट है। यदि आप अभी तक फॉर्म नहीं भर पाए हैं तो अभी भी आपके पास समय है, आप फॉर्म भर सकते हैं। उसका डेट है, लास्ट डेट 16 जनवरी 2024। 16/1/2024 तक आप लास्ट डेट है, आप फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। उसके बाद से एग्जाम डेट भी उस पर दिया हुआ है। तो एग्जाम डेट देखिए, तो फरवरी की बात हो रही है कि फरवरी तक हो सकता है कि एग्जाम पड़ जाए। तो यदि सरकार तेजी कराती है तो हो सकता है कि आपका एग्जाम फरवरी में हो जाए, लेकिन यह उसी समय बोर्ड का भी पेपर है। तो इसको देखते हुए कि चांस ये है कि आपका पेपर कुछ दिनों के लिए आगे टल जाए, लेकिन यदि नहीं टल पाता है तो आपका पेपर फरवरी में निश्चित है। तो आप फरवरी मान के ही अपनी तैयारी को करेंगे। आपके पास समय बहुत कम बचा हुआ है और समय कम है, इसको देखते हुए आप किस तरह से तैयारी करेंगे मैं आपको बताने जा रहा हूं कि आप अच्छा अंक स्कोर कर सकें और अपना प्रदर्शन बेहतर कर सकें। आप अपना 60,244 में एक सीट अपना पक्का कर सकें। तो इसके लिए मैं बता रहा हूं आपको कि देखिए, आप फरवरी में मान के चलिए कि आपका एग्जाम होगा, तो फरवरी की तैयारी आप करना चालू कर दीजिए। बहुत दिन नहीं बचा है, बहुत कम समय है आपके पास। तो आइए, उसका सिलेबस क्या होगा, किस सब्जेक्ट से कितने विषय प्रश्न पूछे जाएंगे, कितना उसका मान होगा, ये आपको डिटेल में बता करके फिर मैं आज आपको बताऊंगा कि आपके साथ मैं पूरे परीक्षा तक रहूंगा और उसके बाद भी रहूंगा। तो मुख्य रूप से आप ये जाना है कि जो उसका सिलेबस है, पहले आपको सिलेबस को समझना जरूरी है। कोई भी पुस्तक पढ़ने से पहले, तैयारी करने से पहले आप सबसे पहले उसके सिलेबस को देखें, सिलेबस समझ में आए, उसके बाद से उसके अकॉर्डिंग आप तैयारी करते हैं तो आप अच्छा अंक स्कोर कर सकते हैं। तो आइए, मैं सिलेबस आपको बता रहा हूँ। देखिए, उसका सिलेबस है, सबसे पहले आपका सामान्य ज्ञान, जनरल नॉलेज। जनरल नॉलेज से 38 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 38 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका एक क्वेश्चन का मार्क होगा 2 नंबर, यानी 76 नंबर का वो आपका जनरल नॉलेज हो जाएगा। दूसरा है आपका सामान्य हिंदी, जनरल हिंदी। जनरल हिंदी पूछा जाता है तो जनरल हिंदी भी आपका 37 क्वेश्चन आएगा, जो 74 अंक का होगा। 37 क्वेश्चन, 74 अंक का आपका जनरल हिंदी हो गया। उसके बाद से देखिए, न्यूमेरिकल एंड मेंटल एबिलिटी, यह गणित का पार्ट है और गणित में आपका क्वेश्चन वैसे तो 19 या 20, लेकिन जो रीजनिंग का कुछ पार्ट है वो भी गणित से जुड़ा हुआ है। तो इस तरह से आप मान के चले कि 38 क्वेश्चन गणित का होगा और 38 क्वेश्चन का आप नंबर देखते हैं तो 76 नंबर का आपका केवल गणित हो जाता है। फिर उसके बाद से चौथा आपका विषय जो होगा वो रीजनिंग होगा और रीजनिंग में क्वेश्चन ज्यादा आएंगे, लेकिन वो मैथ से ही होंगे, तो इसलिए मैंने मैथ में ही उसको इंक्लूड कर दिया है। तो रीजनिंग का लगभग 37 क्वेश्चन आएंगे और 37 क्वेश्चन आपको 74 नंबर के होंगे। इस प्रकार हम देखते हैं तो ये टोटल प्रश्नों की संख्या 150 और टोटल ये मार्क्स हो जाएंगे आपके 300। ये 300 के अंक के आपके प्रश्न होंगे, पेपर होंगे और 150 क्वेश्चन होगा। इस तरह से प्रत्येक क्वेश्चन 2 अंक का होगा। अब आपको मैं बताऊं कि आप तैयारी किस तरह से करें कि आप अधिक से अधिक नंबर प्राप्त कर सकते हैं। तो देखिए, मैं बताऊं कि आपको ये जनरल नॉलेज आप अपना जो है किसी किताब से, और लंबा लेंदी किताब मत पढ़िए। ऐसा जैसे लुसेंट आता है वो लुसेंट ठीक है। तो
आप उससे भी अपना जनरल नॉलेज तैयारी कर सकते हैं, जनरल हिंदी की तैयारी कर सकते हैं। उसके बाद से मैं बताऊं आपको ये गणित, मैथ और रीजनिंग का प्रॉपर क्लास आपको हम देंगे। और मैथ और रीजनिंग का जितना भी सिलेबस का चीज़, आप सिलेबस देखिएगा, इस सिलेबस के अकॉर्डिंग आपका टोटल मैं मैथ और रीजनिंग का क्लास आपको दूंगा। तो आप रीजनिंग और मैथ का आप क्लास करने के लिए मेरे साथ आप जुड़े रहें, और एक एक टॉपिक वाइज आपको मैं पढ़ाऊंगा। और फिर मैं बताऊं आपको, पहले ही बहुत बच्चे क्या करते हैं कि अपना जो है अपना तुरंत पेपर सॉल्व करने लगते हैं। तो आप पहले एक बार पढ़ें, सिलेबस वाइज, चैप्टर वाइज उस चीज़ को ख़त्म कर लें, उसके बाद से आप ले करके और तब जा करके आप उसका मॉडल पेपर सॉल्व करने का प्रयास करें। पहले एक बार आपको पढ़ना होगा। एक बार जब पढ़ लेंगे तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस आएगा और आप आसानी से पेपर भी सॉल्व कर पाएंगे। यदि आप नहीं पढ़े हैं और पहले ही लेकर के पेपर बैठ जाएंगे करने, तो इससे ये होगा कि आपका कॉन्फिडेंस कहीं कहीं लूज हो सकता है। आप कॉन्फिडेंस आपका नहीं बनेगा, पता चला कि उतना सिलेबस के अकॉर्डिंग आपकी तैयारी नहीं थी, आप पेपर सॉल्व करने बैठ गए और देखते हैं तो आपके पास बहुत कम कर पा रहे हैं। तो आपके अंदर क्या होगा, आपके अंदर निगेटिव पॉइंट्स आएंगे और आपका मनोबल डाउन हो सकता है। इसलिए एक बार आप पूरे सिलेबस को पढ़ लीजिए। सिलेबस को पूरा कंप्लीट करने के बाद से तब जा करके अपना मॉडल पेपर सॉल्व करने बैठिए। तो प्लीज मित्रों, आपको मैं फिर कह रहा हूँ कि आपको रीजनिंग और मैथ का क्लास में आपको दूंगा, पूरा एकदम सिलेबस वाइज दूंगा। तो इसके लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दीजिए। और आगामी जो भी वीडियो मिलेगा, यदि आप सब्सक्राइब करेंगे और ऑल का बटन क्लिक कर दीजिएगा, तो जो भी वीडियो मैं डालूंगा आपको मिल जाएगा और डेली आपको क्लास लगभग मैं देने का प्रयास करूंगा। तो ठीक है मित्रों, मैं आज शुरुआत कर दूंगा कि सबसे पहले मैं मैथ का जो आपके में दिया हुआ है पहला सिलेबस का पहला चैप्टर नंबर सिस्टम, और नंबर सिस्टम से आज मैं आपकी शुरुआत करता हूं। और इसके बाद से आप कंटिन्यू मेरे साथ बने रहिए। प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि सारी वीडियो आपको प्राप्त हो सके। रीजनिंग और मैथ का पूरा तैयारी मैं आपको करवाऊंगा। थैंक यू मित्रों। आइए अब आपको ले चलते हैं, बहुत बात न करते हुए सीधे टॉपिक पे ले चलते हैं। और मैथ का पहला जो है, पहला आपका आज शुरुआत करने जा रहा है नंबर सिस्टम से। नंबर सिस्टम क्या है? देखिए, नंबर और डिजिट में बेसिक अंतर होता है। मैं आपको बताऊं कि कुल टोटल 10 डिजिट होते हैं, 0 से लेकर के और 1 to 9 तक। ये टोटल 10 डिजिट होते हैं। 10 डिजिट में ही पूरे नंबर से लिखे जाते हैं। ठीक, तो अब देखिए 10 डिजिट तक तो होते हैं, 0 से लेकर के 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 यहाँ तक। और इन्हीं 10 डिजिट से बड़ी बड़ी संख्याएं लिखी जाती हैं, छोटी संख्या लिखी जाती है, बड़ी संख्या लिखी जाती है, और प्रयुक्त आपके यही 10 डिजिट होते हैं। तो ये आप डिजिट कह सकते हैं 0 1 2 3 4 5 को। और इसमें यदि हम जैसे देखते हैं एक, तो एक डिजिट है और इसको नंबर भी कह सकते हैं। अब ये पूछा जाए एक क्या है, तो आप डिजिट एक, इसको डिजिट भी कह सकते हैं, नंबर भी कह सकते हैं। लेकिन इसमें जब 2 जुड़ गया तो अब ये आपका 12 हो गया। तो 12 हो गया तो इसमें 2 डिजिट हो गए, जबकि नंबर 1 होंगे। समझ में आया मित्रों? 2 डिजिट, 1 2 और एक नंबर, इसी में कोई भी अंक जुड़ता हुआ चला जाता है। तो आप देखते हैं कि इस तरह से यह हो गया आपका, इसमें यह एक नंबर है, यूनिट 10 100 1000 10,000 12,634, 12,634 एक नंबर, एक संख्या है। जबकि हम डिजिट की बात करें तो इसमें देखिए 1 2 3 4 5 डिजिट है। तो इस तरह से आपको बेसिक चीजें समझ में आ गई होंगी कि नंबर और डिजिट किसे कहते हैं। और आज मैं बताऊं आपको
कि बेसिक चीजें जो नंबर सिस्टम की बेसिक चीजें हैं, यह बेसिक चीज आपको मैं आज बताने जा रहा हूँ। ये बेसिक चीजें आप आज यदि कॉपी कलम नहीं लेके बैठे हैं तो प्लीज कॉपी कलम लेके बैठ जाइए और एक एक करके इसको नोट भी कर लीजिएगा। ये बेसिक चीजें हैं, ये चीजें आप जान जाते हैं तो फिर नंबर सिस्टम का प्रत्येक सवाल आप बहुत आसानी से कर सकते हैं। ठीक, तो आइए देखते हैं कि सबसे पहले नंबर सिस्टम में ये जानते हैं प्राकृत संख्या। प्राकृत संख्या किसे कहते हैं? जिसको हम नेचुरल नंबर कहते हैं। और नेचुरल नंबर में जो भी गिनती से, देखिए एक से गिनती हम चालू कर सकते हैं, जो भी संख्याएं गिनती जिनकी की जा सकती है वह गिनती में प्रयुक्त होने वाली सभी संख्याएं प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। जैसे 1 2 3 4 5 6 7 8 जो भी हो, 100 10,000, तो ये आपका हो गया प्राकृत संख्या। जो संख्या काउंटिंग में यानी गिनती में प्रयुक्त किया जाता है वह प्राकृत संख्या होता है। दूसरा उसमें उसके बाद से आ गया होल नंबर। तो होल नंबर किसे कहते हैं? जिसको हम कहते हैं पूर्ण संख्या। तो देखिए पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? जब गिनती होने वाले संख्याओं में जीरो को शामिल कर लिया जाए, या हम ये कहें कि प्राकृत संख्याओं में जब जीरो को हम शामिल कर लेते हैं तो वह पूर्ण संख्याएं कहलाती है, जिसको अंग्रेजी में हम कहते हैं होल नंबर। और जैसे मान लीजिए 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, इतना आगे जितना आप बढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद से तीसरी चीज आती है परिमेय संख्या। परिमेय संख्या किसे कहते हैं? तो परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं। P/Q का मतलब हुआ कि जिसको हम बटा के रूप में लिख सकते हो। जैसे मान लीजिए हम कोई अंक नहीं है, 5 ले लिए। अब 5 को हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? एकदम लिख सकते हैं। क्यों? देखिए कुछ नहीं होता तो इसके नीचे 1 होता है, 5/1, 5/1 हम इसको लिख सकते हैं। तो ऐसी संख्या जिसको हम P/Q के रूप में लिख सकते हो वह आपकी परिमेय संख्याएं यानी रेशनल नंबर्स कहलाते हैं। उसके बाद से दूसरा है अपरिमेय संख्या, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर किसे कहते हैं? इरेशनल नंबर उसे कहते हैं जिसे हम P/Q के रूप में न लिख सकें। तो P/Q के रूप में न लिख सकें तो ऐसी संख्याएं जैसे मान लीजिए आपका करणी में आ जाता है कि करणी में 2, तो देखिए करणी में 2 का वर्गमूल हम लेंगे तो 2 का वर्गमूल निश्चित नहीं होगा, तो इसे हम P/Q के रूप में नहीं लिख सकते हैं। ऐसे करणी में 2, करणी में 3, करणी में 5, या करणी में 2 करणी में 3, ऐसी संख्या जो पूर्ण रूप से वर्गमूल जिनका नहीं निकल पाता है, ऐसे संख्याओं को हम अपरिमेय संख्या कहते हैं। तो आशा है दोस्तों आपको ये बातें समझ में आई होंगी। यदि समझ में आया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए, और उसके बाद से आपको बताएंगे सम संख्या, जिसको हम इवन नंबर्स भी बोलते हैं इंग्लिश में। इवन नंबर या सम संख्या किसे कहते हैं? सम संख्या वे संख्या हैं जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाए। जो 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती हैं वह सब की सब संख्या सम संख्या कहलाती है। और उसको जानने का, जैसे बड़ी बड़ी संख्या नंबर्स आ गए और हम देख करके कैसे जानेंगे वो सम है कि विषम है? तो इसके लिए क्या होता है कि यदि यूनिट के स्थान पे, इकाई के स्थान पे कोई भी नंबर हो और वहाँ इकाई के स्थान पे यदि 0 2 4 6 और 8 ये संख्या आता है, ये नंबर डिजिट आते हैं, डिजिट इकाई के स्थान पे कितनी भी बड़ी संख्या हो, यदि इकाई के स्थान पे ये नंबर्स आते हैं तो आप आसानी से कह सकते हैं देख करके यह सम संख्या है या विषम संख्या है। तो जिस भी संख्या के अंतिम में इकाई के जगह पे 0 2 4 6 8 आता हो वह सम संख्या हो जाती है, यानी वह 2 से पूर्णतः विभाजित हो जाती है। फिर उसके बाद से आता है विषम संख्या। तो विषम संख्या किसे कहते हैं? विषम संख्या कहते हैं जिसको अंग्रेजी में ओड नंबर्स भी बोलते हैं। ओड नंबर या विषम संख्या किसे कहते हैं? तो विषम संख्या कहते हैं जो संख्याएं 2 से पूर्णतः विभाजित न हो। जो 2 से पूर्णतः विभाजित नहीं होती हैं, 2 से भाग देने पे नहीं कटती हैं, वह विषम संख्या होती हैं। और आप देख करके भी
केवल नंबर्स देख करके आप बता सकते हैं कि वो सम संख्या है या विषम। तो उसके लिए मैंने बताया मित्रों कि यदि इकाई के स्थान पे किसी को कितना ही बड़ा नंबर हो, 0, 2, 4, 6, 8 के अतिरिक्त कोई अंक आता है, 1, 3, 5, 7, 9, तो वह संख्या विषम संख्या होगा। वह 2 से भाग देने पे विभाजित नहीं होता है। उसके बाद से आपको मैं बताऊं, 7वां है भाज्य संख्याएं। भाज्य संख्याएं, भाज्य संख्याएं उसे कहते हैं प्राइम नंबर्स कि जिनके कम से कम 2, 3, 2 नहीं 2 से अधिक, यानी कम से कम लगभग 3 या 3 से अधिक गुणनखंड हो, वह परिमेय संख्या कहलाती है, भाज्य संख्या कहलाती है, सॉरी भाज्य संख्या कहलाती है। इसके जैसे मैंने बताया कि अभी आप देखिए 4, 6, 9, 12, 21, इससे बड़ी संख्या जो भी हो जिसका 2 से ज्यादा यानी 3, कम से कम 3 से अधिक गुणनखंड हो। जैसे मैंने यहाँ 4 लिखा है एग्जाम्पल में, तो देखिए 4 किस अंक से कटता है, 1 से भी कट सकता है, 2 से भी कट सकता है, 4 से भी। तो इस तरह से हम कहेंगे कि 4 का 3 गुणनखंड है, 1, 2 और 4, 1, 2 और 4, ये गुणनखंड हो गए। तो देखिए इसके 3 गुणनखंड हुए, तो यह आपकी भाज्य संख्याएं कहलाएंगी। और उसके बाद से है अभाज्य संख्या, जिसको हम अंग्रेजी में कहते हैं कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर किसे कहते हैं? कंपोजिट नंबर उसे कहते हैं जिसके पास सिर्फ और सिर्फ 2 ही गुणनखंड हो, या तो 1 से कटे या खुद स्वयं से कटे, दूसरे किसी अंक से न कटे। जब दूसरे किसी अंक से नहीं कटेगा, खुद एक ही अंक से कटेगा, 1 से या अपने स्वयं से, तो वह संख्याएं आपकी अभाज्य संख्याएं कहलाती है। जैसे कि मैंने वहां लिखा 2, सबसे छोटी संख्या अभाज्य संख्या 2 होती है। 2 के बाद देखें तो 1 से कटता है, 2 से कटता है। फिर लिखा मैंने 3 भी देखिए 3 भी 1 से कटता है, नहीं तो 3 से। यानी इनकी 2 ही फैक्टर्स हैं, 2 ही गुणनखंड हैं, 2 ही गुणनखंड हैं जिनसे यह संख्याएं पूर्णतः विभाजित हो सकती हैं। तो इस तरह से जिनके पास 2 गुणनखंड हो, जो सिर्फ 2 ही अंक से कटे, या तो 1 से कटे या स्वयं से कटे, वह होता है अभाज्य संख्या। उसके बाद से पढ़ते हैं सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। को प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो को प्राइम नंबर उसे कहते हैं जो कम से कम जो 2 या 2 से अधिक संख्याओं का समुच्चय है, जो सिर्फ और सिर्फ 1 से कटे। यानी जिन दोनों का हम उभयनिष्ठ गुणनखंड देखें, 2 या 2 से अधिक अंकों का उभयनिष्ठ गुणनखंड यदि 1 है, यानी वह तीनों की संख्या, 2 की संख्या, जो जितने की समुच्चय में हो, यदि वह सिर्फ एक ही अंक से दोनों अंक कट सकता है, एक ही अंक से 3 अंक कट सकता है, तो वह होगा आपका को प्राइम नंबर, सह अभाज्य संख्या। जैसे कि मैंने वहां लिखा है, देखिए 3 और 5, 3 और सॉरी यहाँ लिखते हैं 3 और 5, 3 और 5 ये संख्या में हम देखते हैं तो दोनों अंकों का हम सह अभाज्य दोनों अंकों में उभयनिष्ठ यदि हम गुणनखंड देखते हैं, तो देखिए 3 का गुणनखंड क्या क्या होगा? 3 1 से कटेगा, 3 से कटेगा। 5 भी देखिए 1 से कटेगा, नहीं तो 5 से कटेगा। यानी दोनों में एक ऐसी कॉमन संख्या है कि जो दोनों में है। यदि एक ही सिर्फ उसकी कॉमन नंबर्स हैं जो दोनों में हो, 2 से अधिक भी हो सकता है। जैसे मान लो 3 5 हो गया, 3 5 7 भी हो सकता है। मान लीजिए 7 भी ले लिए, कोई भी नंबर से ले सकते हैं। यदि दोनों के अंदर देखिए यहाँ 7 का गुणनखंड देखते हैं, तो 7 1 से कटता है या नहीं तो 7 से कटता है। इस तरह से हम देखें तीनों में एक ही नंबर्स, ऐसे एक ही ऐसा नंबर है जो तीनों में है, यानी कॉमन है। तो वैसी संख्याएं 2 या 2 से अधिक संख्या जिनका 1 के अतिरिक्त कोई गुणनखंड न हो, वह कहलाता है सह अभाज्य, को प्राइम नंबर। आगे देखते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं? तो वास्तविक संख्या परिमेय और अपरिमेय
संख्या के सम्मिलित रूप को हम रियल नंबर या वास्तविक संख्या कहते हैं। जैसे कि मैंने देखा परिमेय में हो गया 2, 5, 7 और अपरिमेय हो गया करड़ी में 2, करड़ी में 5, इस तरह से। और इसके बाद से हम देखते हैं पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। तो जब पूर्ण संख्याओं को धन या ऋण चिन्ह से हम इंगित करते हैं, दर्शाते हैं, तो उन नंबर्स का जो समुच्चय होता है वह पूर्णांक संख्या कहलाता है। इस प्रकार से मित्रों, आज मैंने ये आपको बहुत बेसिक चीजें आपको बताने का प्रयास किया, और आपका जो भी सवाल होगा नंबर सिस्टम से जुड़ा हुआ वह इसी पे आधारित होगा। जैसे पूछ सकता है कि 100 तक के सम संख्याओं का कुल योग बताइए, या ये कह सकता है कि किसी नंबर तक दे दे कि मान लीजिए 50 नंबर तक की कुल संख्याओं का योग कितना होगा, 50 नंबर तक की कुल विषम संख्याओं का योग कितना होगा। इस तरह से सारे प्रश्न आपके इससे बनेंगे। तो ये पहला बेसिक चीज है, आप इसको तैयार कर लीजिएगा। फिर हम अगले वीडियो में आपको इससे जुड़े हुए सारे प्रश्नों को हल करके देंगे और बताएंगे, एक्सरसाइज करने के लिए देंगे। अगले बार जब भी बैठिए आप कलम और कॉपी लेकर बैठिएगा और मेरे साथ एक एक करके प्रश्नों को हल करेंगे, और आपको मैं पूरा का पूरा बहुत कम समय में, देखिए 2 चीज होता है, मैनेजमेंट करना बहुत बड़ी चीज है। आपके पास 150 प्रश्नों की संख्या होगी, 2 घंटे का समय होगा। आप यदि जो पहले की पढ़ाई किए हैं अपने उस अकॉर्डिंग यदि इसको करेंगे तो टाइम ज़्यादा लगेगा और ज़्यादा समय लगेगा, तो आपके पास समय नहीं मिल पाएगा, पूरा क्वेश्चन आप हल नहीं कर पाएंगे। इसलिए आपको मैं उससे जुड़ी हुई पूरे प्रश्नों का ट्रिकी मेथड से कम समय में आप कैसे उस प्रश्न का हल आप निकाल सकते हैं, कैसे कम समय में उस प्रश्न को पूरा बढ़िया से लिख सकते हैं, उसका आंसर सही से फॉलो कर सकते हैं, इसके लिए मैं आपको एक एक करके ट्रिक के माध्यम से भी समझाने का प्रयास करूंगा, बताने का प्रयास करूंगा। दोनों मेथड्स में समझाऊंगा जिससे आपको आसानी रहे समझने में। तो प्लीज आप मेरे साथ बने रहें, और अभी तक आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज सब्सक्राइब कर लें, ताकि प्रत्येक वीडियो आपको प्राप्त हो सके और आपकी पूरी तैयारी मैथ और रीजनिंग की हो सके। थैंक यू मित्रों, बहुत बहुत धन्यवाद।